यह कहानी उस वक्त की है जब पापा रामपुर में टीचर थे। हमारी एक बुआ गरीब थी लेकिन आदत की अच्छी थी, हमसे प्यार करती थी। वह भी अपनी उस बहन को अपना बिल्कुल खास समझते थे। पापा की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी मगर वह घर वालों को खुश रखने का फन जानते थे। हमें भी बहुत ज्यादा प्यार और नसीहत करते थे। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार था, तभी उनकी हर बात मैं गौर से सुनती और उस पर कायम रहती थी। मगर मेरी बहन अलग किस्म की इंसान थी। वह पापा पर गई थी, हमेशा कम पैसों की शिकायत करती रहती थी और पापा पर गुस्सा करती, कहती कि कितना जालिम बाप है जिसने हमेशा हमारी ख्वाहिशों को दबाया और कम पैसों में खुश रहने को कहा। हालांकि कम पैसों में खुश रहना एक नामुमकिन बात है, यह खुद को फरेब देने वाली बात है। जब मैं मम्मी को बताती कि तानिया ऐसे कहती है, उसको समझाइए, अब वह अपनी तनख्वाह एक एक पैसा हम पर खर्च करते हैं। उनका कोई ब्लैक मनी का धंधा नहीं है, यह तो पैसा मेहनत से कमाते हैं। हम उनसे शिकायत क्यों करें, यह गलत बात है। मम्मी खामोश हो जाती और कहती कि तानिया छोटी है, नासमझ है, बड़ी होने पर खुद बाप की मजबूरियां समझ जाएगी, उससे झगड़ा ना किया करो। हरदम झगड़ा अक्सर इन्हीं बातों पर हुआ करता था। सानिया मुझसे गुस्सा रहने लगी। जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी करनी तो घर की जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी। मम्मी ने एक रोज चाय बनाकर पापा को देने जा रही थी कि बातें करने की आवाज पर पीकर रह गई। मम्मी और दादी से कह रही थी कि रीना का रिश्ता तय हो जाए तो मंगनी कर देंगे, रवि आता है तो बात करते हैं, दादी ने जवाब दिया। मैंने सोचा कि पापा शायद अपनी बहन से मशवरा जरूरी समझते हैं। मेरी बुआ का नाम शबन था। मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी। मेरी मम्मी एक हिंदी कम्युनिटी पर बिलोंग करती और मेरे पापा एक मुसलमान थे, पर इन दोनों परिवारों में बहुत मेल मिलाप था। अभी मैं चाय की ट्रे हाथ में पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी कि मम्मी जान आ गई। तुम अभी तक यही खड़ी हो, अंदर जाकर चाय दादी को दे आओ वरना चाय ठंडी हो जाएगी। तभी मैं जल्दी से दादी के कमरे में चली गई और ट्रे उनके सामने रखकर अपने कमरे में वापस आ गई तो दिल धड़क रहा था। सोच रही थी कि जाने किसके साथ यह मेरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं। रात भर उन्हीं सोच में डूबी रही। सुबह कॉलेज गई तो वहाँ भी यही सोच दिमाग पर हावी रहा। न जाने कौन होगा, किसके पल्ले बांध रहे हैं यह मुझे। कॉलेज से लौटी शायद बुआ आई हुई थी, समझ गई कि आज फिर मेरी शादी के मसले पर तीनों बैठकर बात करेंगे। सोचा कि छुपकर उनकी बातें सुनूं ताकि कुछ पता चले मेरी किस्मत का फैसला किसके साथ किया जा रहा था। खाने के बाद मम्मी ने हम दोनों को कमरे में जाने का इशारा कर दिया। अब मैं दरवाजे की ओर से कुछ भी नहीं सुन सकती थी। काफी बेचैनी रह रही। किचन से मम्मी की बर्तन उठाने की आवाज आई तो पानी लेने के बहाने वहां चली गई। फिर मैंने अपनी माँ के तरफ देखा तो मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। इतने में दादी की आवाज आई, वह मुझे पुकार रही थी। धड़कते दिल से गई तो मुझे देखकर बुआ खड़ी हो गई और गले से लगाया। फिर 500 का नोट निकाल कर देने लगी। मैंने पापा की तरफ देखा, वह बोले ले लो बेटी। पापा के कहने पर नोट ले लिया। तब बुआ ने खुश होकर पापा से कहा, रवि अब रीना तुम्हारे पास मेरी अमानत है, जब अमान की नौकरी लगेगी तो मैं उससे शादी कर अपने घर ले जाऊंगी। मैं शर्माकर अपने कमरे में आ बैठे। दिल अभी तक धड़क रहा था और मुट्ठी में बुआ का दिया हुआ 500 का नोट था। तभी तानिया ने सवाल किया कि क्यों बुलाया था दादी जान। मैंने मुट्ठी खोलकर नोट दिखाया और कहा, मेरी अमान के साथ बड़ी खुश हो रही हो बेवकूफ, ऐसे गरीब घर में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा, भूख और प्यास के लिए तरसते रहोगी जिंदगी भर। जानती हूँ मम्मी इस रिश्ता पर बिल्कुल राजी नहीं है। हम दोनों की शादियाँ अमीर घराने में करने की ख्वाब देख रही है। मना कर दो नादान। हरगिज नहीं, मैं पापा को दुख नहीं दे सकती। उनकी खुशी के लिए जान कुर्बान कर सकती हूँ। बुआ गरीब है तो क्या हुआ, हमसे कितना प्यार करती है। क्या इतना प्यार किसी गैर घर में हमें मिलेगा। हकीकत ठीक है, बुआ बहुत गरीब थी। जब से उनके पति की मौत हुई थी ससुराल वालों ने उनको किनारा कर लिया था। वह फिर भी भाई से प्यार करती थी। दिन रात टेलर का दुकान कर रखा था, उसमें सिलाई करती रहती थी। अपने बेटे को पढ़ा रही थी ताकि उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। अमान बहुत नेक और फर्माबरदार बेटा था। माँ की इज्जत और हर किसी का एहसास करने वाला भी।
पापा और मैं उसको पसंद करते थे और जब मेरा रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई और पापा रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए। पापा ने कहा कि अब आगे नहीं पढ़ना, घर बैठो और घर की जिम्मेदारियां सीखो, लड़की को घर बसाने के लिए घर गृहस्थी की काम आनी चाहिए। एक रोज पापा ने बुआ की दावत की और खाने के बाद राय मशवरा करने लगी, अमान और रीना की मंगनी किस दिन करनी है। आज अमान भी साथ आया था, वह चोरी चोरी निगाहों से मुझे देख रहा था। पापा ने बताया कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास किया है। बुआ ने मुबारकबाद दी। रीना बताओ उस खुशी में तुम्हें क्या तोहफा दूं? पापा ने पूछा तो मैंने बोल दिया कि मुझे आगे पढ़ना है। बिना सोचे समझे बेधड़क मैंने बोल दिया। फिर पापा थोड़ी देर बाद में बोले कि अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, अब घर गृहस्थी के कामकाज सीखो। लेकिन पापा ने मेरे कान में धीरे से कहा कि तुम जरूर पढ़ोगी, मैं देख लूंगा, कौन रोकता है। उस रोज मेरी मंगनी का रस्म का दिन भी खत्म हो गया। मांगने वाले दिन ज्यादा लोगों की दावत नहीं किया गया, सिर्फ पापा ने पुराने दोस्त और अंकल को दावत दी थी। उनके बारे में पापा कहा करते थे, वाजिद मेरा दोस्त है जो मेरे सुख दुख का साथी है और हर मुश्किल में मेरे काम आने वाला है। मेरे पापा अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करते थे। वाजिद का एक प्राइवेट स्कूल था और वह छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। उन्होंने ही पापा को हमें पढ़ाने पर राजी किया था और हम खुशियों भरे घर में जी रहे थे। एक रोज पापा ड्यूटी पर थे कि अचानक फोन पर खबर दी गई कि पापा के साथ हादसा हो गया है। उसके कुछ दिनों बाद न जाने ऐसी क्या बात हो गई थी कि मेरे से इतनी फासले पर हो गई थी। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आज मंगनी तोड़ने का ऐलान करूंगी। अब हमने उसका क्या करना है जब उसका भाई नहीं रहा इस दुनिया में। उसकी मोहब्बत सिर्फ भाई तक थी, अब वह हमसे क्यों नाता रखेगी। अब किसी अमीर घराने का रिश्ता चाहती होगी। अमान की नौकरी हो गई है। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पापा को याद करके मैं रोने लगी। आंसू भी कब तक साथ देते, आखिर अपना दिल मजबूत कर लिया। घर का भार मेरे कंधों पर था, अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी। पापा के मृत्यु के बाद मैंने 5 साल स्कूल में नौकरी की। मेरे घर के हालात सुधर गए। मम्मी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। उन्हीं दिनों स्कूल में साल का फंक्शन हुआ और एक साहब चीफ गेस्ट हमारे स्कूल में आए और एक कम उम्र बिजनेस भी थे। हेड मास्टर साहब ने तमाम आदमियों से मेरी मुलाकात करवाई और उनके हाथ से इनाम दिलवाए और फिर उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई। कुछ दिनों बाद वाजिद अंकल, नासिर और उनकी पत्नी ने मम्मी को बताया कि आपकी बेटी रीना के लिए एक अमीर घराने से रिश्ता आया है। यह रिश्ता उन्हें चीफ गेस्ट का है जो कम उम्र में बिजनेस में थे। उन्होंने अपने पापा से मेरा जिक्र किया। उनके घर वाले नासिर अंकल के पास मेरे शादी के बारे में गए थे। बेटियों की तो शादी करनी ही होती है, एक ना एक दिन। वाजिद अंकल के बेटे से मेरी शादी तय हो गई। वाकई वे लोग बहुत अच्छे थे और अमीर भी थे, मगर गुरूर नाम का कोई चीज नहीं था उनके अंदर। वे लोग दौलत के बजाय शराफत पर यकीन रखते थे। दिल में अमान का खो देने का दुख तो था ही, लेकिन जब पति अच्छा मिला तो हर बात भुला दी, क्योंकि मैंने उसके साथ सिर्फ मंगनी हुई थी। ना हम कभी उससे बात करी थी, ना मैं उससे कभी मिली थी। बुआ हम लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी तो हम भी उनसे मोहब्बत करते थे। ससुराल में मेरी सास, एक ननंद और एक ही देवर था। देवर का नाम अरमान था, मेरे ही उम्र का था और मेरी इज्जत करता था। मैं उससे छोटे भाई जैसा जानती थी, वह भी भाभी के रिश्ते का इज्जत करते हुए हर बात मुझसे शेयर करता था और मुझसे हर काम पूछ कर करता था। जल्दी ही मेरी ननद ने अपनी माँ को अपने घर बुलवा लिया था। अब घर में मेरे देवर और मैं ही 2 जने रह गए थे। पति भी बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। उन्हें तसल्ली थी कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ, क्योंकि उनका भाई भी साथ में रहता था। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अकेले में जी घबराता तो देवर से कहती, अरमान अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी दुल्हन आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी और मेरा जी भी बहल जाएगा।
अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बताओ। एक दिन वह बोला, भाभी अगर बुरा ना मानो तो बता दूं? हाँ हाँ बता दो, मुझे आपकी बहन तानिया पसंद है, आप उसके साथ मेरी शादी करवा दे। मैंने अपने पति को बताया और हम मम्मी के पास अरमान का रिश्ता तानिया के लिए लेने चले गए। कुछ दिनों बाद मैं अपनी बहन को देवरानी बनाकर ले आई। हमारे घर की खुशियाँ दोबारा लौट आई। मैं खुश थी, मेरी बहन आ गई है। परेशानी जल्दी ही शुरू हो गया और वजह बनी मेरा देवर, जो मेरी बहुत इज्जत करता था। हर मामले में मुझे बहुत पूछताछ करता था। अब यह बात मेरी बहन को बहुत बुरी लगने लगी थी। वैसे तो हमेशा चुप रहती, मगर अंदर ही अंदर मेरे लिए गुस्सा पालती रही। जब यह दोनों घूमने को बाहर जाते, अरमान मुझसे यूं इजाजत लेता जैसे बेटे माँ से पूछकर कही जाते हैं, और अक्सर मुझे भी कहता, भाभी आप भी हमारे साथ चलो, घर में अकेली क्या करोगी? मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन चीढ़ती और कुढ़ती रहती है, अंदर ही अंदर अपने पति से लड़ती है कि तुम क्यों बाजी से पूछ कर जाते हो और साथ चलने की जिद करते हो, तुम उसे कबाब में हड्डी क्यों बनाते हो? यह बात कभी मेरे देवर ने मुझे नहीं बताई और ऐसी बातें छुपा लेता था कि मुझे दुख ना हो। अपनी जिंदगी हम जहाँ चाहे जाएं, तुम कौन होती हो हम पर हुक्म चलाने वाली? मेरी समझ में अपनी बहन की बातें नहीं आती थी। तानिया ने मम्मी से भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की, कहा कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है। मैंने उसके पति को अपने काबू में किया हुआ है। मुझे अंदाजा हुआ कि तानिया किसी भी कीमत पर मुझसे जान छुड़ाने के दर पर है। वह अकेली ही उस घर पर राज करना चाहती थी, उसे किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं था। एक रोज मैं किचन से निकली तो बहन को अपने कमरे से निकलते देखा। ना जाने वह क्या करने गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पति को फोन करके कहती हूँ कि वह जल्दी घर आ जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैंने फोन करना चाहा तो वहाँ मेरा फोन नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। तभी तानिया के कमरे में आई, बोली क्या बात है, क्यों परेशान हो? गर्मी से महसूस हो रही है, सर दर्द कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, लो यह ग्लूकोज पी लो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। बहन के कहने पर मैंने ग्लूकोज पी लिया। उस वक्त तो कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे नशा सा हो गया और मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। हुआ यह था कि तानिया ने मेरा फोन उठाकर अपने पास रख लिया था, जिससे मेरे पति ने मुझे उसी दिन मैसेज भी किया था कि मैं रात के 10 बजे तक घर आऊंगा, एक पार्टी को डिनर कराना है मुझे। उसने नशा की गोली मिलाकर ग्लूकोज पिलाकर सुला दिया और कहा कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक बेहोश पड़ी है। अरमान लगता है बाजी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा करो तुम उनके पास ठहरो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ और उनको अस्पताल ले जाते हैं। क्या खबर आई राहत भाई कब तक घर आएंगे? उनकी एक बिजनेस पार्टी के साथ डील चल रही है, वह डिनर पर गए हैं। अरबाज मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठ गया और तानिया अपने कमरे में जाने से पहले गेट पर गई। उसने मेरे कमरे का गेट का अंदरूनी लॉक खोल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। कमीनी ने अपने कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे का दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दिया। अरमान ने समझा कि वैसे ही दरवाजा बंद करके गई है। वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता रहा। उसी वक्त राहत भी घर आ गए। यह कोई रात के 10 बजे का वक्त था। वह सीधे अपने कमरे की तरफ आए, जो अब बाहर से नहीं खुल सकता था। जब तक हम अंदर से बटन को दबाते उन्होंने नॉक किया तो अरमान ने उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने राहत खड़े थे और मैं बिस्तर पर सो रही थी। तभी उन्होंने सवाल किया, अरमान तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हो और कमरे को लॉक क्यों किया हुआ था? मैंने कमरा लॉक नहीं किया भाईजान, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि तानिया अपना कपड़ा बदलने गई है और हम दोनों अभी भाभी को अस्पताल ले जाने वाले थे। हम समझ रहे थे शायद आप देर से घर आएंगे। मैंने फोन पर मैसेज करके अपना सारा प्रोग्राम बता दिया था। मेरे सो जाने के बाद मेरा फोन मेज पर रख कर गई थी। उन्होंने फोन उठाया और कहा कि देखो मैंने रात 10 बजे तक कहा था तो ठीक टाइम पर आ गया हूँ। तानिया कहाँ है? यह कहकर जब वह तानिया के कमरे में गए तो देखा कि वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही है। उसने भी नींद की गोली खा ली थी। उसको सोता देख राहत का पारा चढ़ गया और छोटे भाई से उलझ पड़े।
तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी बीवी अस्पताल साथ जाने के लिए तैयार होने गई है। वह तो अपने बिस्तर पर बेखबर होकर सो रही है। आखिर क्या मामला है? कुछ नहीं था, बस जलन का मामला था। तानिया चाहती थी कि वह राज करे, जबकि अरमान का ख्याल था कि राहत बड़ी भाभी है, घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो बड़े भाई और भाभी बुजुर्ग है, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे हर बात पूछकर उनकी रजामंदी होनी चाहिए। पर तानिया इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। तानिया की सोच शुरू से ही घटिया थी। गरीबों से नफरत, अमीरों को आदर्श बनाना और खुद को घमंड में चूर रखना, इन्हीं तौर तरीकों में खुद को उसने एकदम अपने आप को ढाल दिया था। मैंने अपनी बहन को इसलिए देवरानी बनाकर लाई थी कि वह मेरी हमदर्द और गम में मेरे साथ रहेगी, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेगे। राहत और अरमान भी इत्तेफाक से रहेंगे, हमारे बच्चों में मोहब्बत रहेगी। उसने दूर की बात होती सोचा तो बस इतना सोचा कि मैं भी माँ बाप उसी को मुझ पर हुक्म चलवा देते थे, और यहाँ ससुराल में भी उसकी हर बात को पहले माना जाता है। तानिया का रिश्तों का बिल्कुल भी समझ नहीं था। वह मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उसे अपनी बहन समझकर घर ले आई थी। वह हर वक्त पति के काल मेरे खिलाफ बढ़ती रहती थी। जब कुछ ना बन पड़ा तो यह ड्रामा खेलकर मुझे बीमार जाहिर करके जूस में नींद की दवाई पिलाकर सुला दिया। पति से झूठ बोलकर उसे मेरे कमरे में बिठाया और खुद सो गई। राहत ने हम पर कभी शक नहीं किया था, लेकिन झूठ पर जरूर गुस्सा करते थे। उनको झूठ पसंद नहीं था, खुद भी झूठ नहीं बोलते थे और ना झूठ बर्दाश्त करते थे। उस दिन वही समझे कि अरमान उसे कोई झूठी कहानी सुना रहा है, जबकि उसकी बीवी अपने कमरे में सो रही है और मेरी बीवी भी सो रही है। ना जाने कमरे में क्यों मेरा भाई बैठा था, और वह भी कमरे को लॉक करके उनके अहम कागजात चुराने के चक्कर में था, या न जाने क्या तलाश कर रहा था। सोती हुई भाभी को बीमार कहकर अस्पताल में ले जाने का झूठ किसी वजह से बोला गया था। राहत गुस्से में किसी को कुछ कहे बगैर ही घर से चले गए। रात उन्होंने अपने ऑफिस में सिगरेट पीते हुए गुजार दी। सुबह घर आए, मुझसे पूछा कि तुम बीमार थी क्या? मैंने तुम्हें बताया नहीं सर, मैं थोड़ा सा दर्द था इसलिए सो गई और नींद आ गई। राहत ने तानिया से पूछा, क्या तुम और अरमान रात भाभी को अस्पताल ले जाने वाले थे? वह मासूम बनकर बोली, नहीं तो भाईजान, मैं तो अपने वक्त पर सो गई थी। भाभी जी इतनी बीमार तो न थी कि उन्हें अस्पताल ले जाते, मुझे उस बारे में कोई खबर नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? तुम्हें मेरे कमरे से क्या क्या चाहिए था? कहो तो अलमारी के लॉकर की चाबी दे दूं? ऐसी बात हरगिज नहीं है भाईजान। इस बेचारे से कोई बात ना बन पड़ी, लेकिन बीवी की मक्कारी खुल गई और वह दरअसल मुझे और अरमान को राहत के नजरों से गिराना चाहती थी। पति को झूठा साबित करना चाहती थी ताकि दोनों भाई में फूट पड़ जाए और वह अकेली हो जाए और मैं अपने पति पर अकेले राज करूं और मेरा अकेला घर हो। वह जेठानी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती थी। मेरी छोटी बहन अब मेरे देवर के दिल से बिल्कुल उतर चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की सोची। यह कदम उसने गुस्से में उठा लिया था, लेकिन मम्मी को भी इस बात का बहुत दुख हुआ। राहत पर भी अब सारी हकीकत खुल चुकी थी। वह जान चुके थे कि उसकी पत्नी ने किस तरह ड्रामा रचाया था दो भाइयों में फूट डालकर, मगर आज मेरा घर बर्बाद करने के बजाय अपने हाथों से ही अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। कुछ अरसे बाद मेरी सास ने मेरे देवर की शादी कही और कर दी। मेरी नई देवरानी बहुत अच्छी और अच्छे मिजाज की लड़की थी। वह मेरे साथ बहुत ही खुश रहती है और मैं भी उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। आज मेरी बहन बताती है कि किस तरह उसने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया, और आज सोचती है तो उस बात पर बहुत रोती है कि मैं जलन की आग में जलकर क्या कर दिया कि मुझे तलाक हो गई। आज हम सब घर में हंसी खुशी रहते हैं। उसकी इस हरकतों की वजह उसकी दूसरी शादी कहीं नहीं हो पा रही है। सब कहते हैं कि जलन की आग हंसता खेलता घर बर्बाद कर देती है। ठीक इसी तरह जिस तरह मेरी बहन ने जलन में आकर अपना घर बर्बाद कर दिया। मेरी नई देवरानी के 2 बच्चे हुए और मेरे भी एक लड़का हुआ है। अब हमारा परिवार हंसता खेलता और मिलजुल कर दोनों देवरानी और जेठानी रहते हैं।